नमस्कार। 9वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक का हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसी पाठ का आज हम 5वां भाग करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले वाले पार्ट्स को थोड़ा सा याद कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ सके। तो अभी तक हमने आपको बताया है कि रूस में जार का शासन था। जार अपनी पत्नी के वश में था और उनकी पत्नी जो थी वो एक ढोंगी सन्यासी रासपुतिन के नियंत्रण में थी। इसके अलावा हम ये भी कर चुके हैं कि रूस में 85% लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे। उद्योग बहुत कम थी और जो उद्योग थे वो 2 शहरों मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में केंद्रित थे। तो 2004 में रूस में भयानक सर्दी पड़ी। आवश्यक चीज़ें या ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण हमने पढ़ा था कि 1,10,000 मजदूर अपनी मांगों को लेकर, मांग क्या थी कि काम के जो घंटे हैं वो 8 घंटे निर्धारित किए जाएं और जो मजदूरी है वो एक जिसको हम कहते हैं तय की जाए। तो इस प्रकार से वो मांगों को लेकर, और बाद में कुछ लोग जार के पास अपनी मांगों को लेकर गए, लेकिन वहाँ पर जब वो जार के महल के सामने पहुँचे तो कुछ लोगों ने या सैनिकों ने मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए और 300 के लगभग मजदूर घायल हुए। इसके बाद वहाँ पर क्रांति हुई और जार को उसके कामों में सलाह देने के लिए संसद, जहाँ पर उसको ड्यूमा कहा जाता है, की स्थापना। लेकिन जार जो था वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसको सलाह देने के लिए जो ड्यूमा बनाई गई थी वो उसकी सलाह को नहीं मानता था। यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। 5वां भाग आज हम करेंगे। 1914 में यूरोप के 2 गुटों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसे देश शामिल थे, तो दूसरे गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली जैसे देश शामिल थे। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। यूरोप में जब ये शुरू हो गया, 2 गुट बटे हुए थे। मित्र राष्ट्र थे एक तरफ, और एक तरफ दूरी राष्ट्र थे। तो एक जो गुट थे वो दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसे देश शामिल थे, तो दूसरे गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली जैसे देश शामिल थे। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। शुरू में इस युद्ध को रूसियों का पूरा समर्थन मिला, क्योंकि जनता जार के साथ थी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचने लगा तो जार ने ड्यूमा की सलाह लेनी छोड़ी। पहले भी ज़्यादा नहीं मानता था, लेकिन जब युद्ध लंबा छिड़ने लगा तो जार ने ड्यूमा की सलाह लेनी छोड़ दी, मतलब अपनी मर्जी से काम करने लगा। रूसी सेना की भी हार होने लगी। शुरू में जीत रही थी, लेकिन बाद में हार, क्योंकि 1914 में शुरू हुआ और 1918 में जाकर युद्ध खत्म हुआ। तो शुरू में तो जीत रही थी रूस की सेना, लेकिन बाद में हार होने लगी। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूस की सेनाओं को हार का मुंह देखना पड़ा। 1917 तक रूस के 70 लाख सैनिक मारे जा चुके थे इस युद्ध में। हार होने से सेना वापस लौटने लगी थी। अब कहते हैं उनमें वो दमखम नहीं रहा था, ताकि वो लड़ते रहते। 70 लाख सैनिक वैसे मारे जा चुके थे, तो इसलिए सेना वापस लौटने लगी थी। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर दिया, ताकि दुश्मन की सेना के हाथ कुछ न लगे। जब सेना वापस लौट रही थी, सेना की एक स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है कि जो रास्ते में फसलें आती हैं या रास्ते में जो इमारतें होती हैं वो उनको नष्ट कर देती है, ताकि शत्रु जब उनके पीछा करते आए तो उसको कुछ ना मिल सके, ताकि दुश्मन की सेना के हाथ कुछ न लग सके। फसलों और इमारतों को नष्ट कर देने से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। लेकिन जो फसलें थी जब उनको नष्ट कर दिया गया, इमारतें थी जब उनको नष्ट कर दिया गया, तो इसका जो नुकसान हुआ उसको दूसरी जो सेना आक्रमण करने के लिए आ रही तो उसको तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान था वो रूस के नागरिकों को ही हुआ, क्योंकि जिनकी फसलें नष्ट की गई, जिनके घर बार नष्ट किए गए, वो बुरी तरह से कह सकते हैं कि शरणार्थी बन गए।
इससे लोगों के कष्ट बढ़ने लगे। इन सब कष्टों के लिए रूस के लोगों ने जार को चुना, क्योंकि उनका मानना था कि जो पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था उसमें भाग लेने का निर्णय जार ने ही लिया था। तो जब लोगों के कष्ट बढ़े, जब लोगों की फसलें तबाह हुई, मकान उनके तोड़ दिए गए, तो लोगों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा और रूस के लोगों ने जार को इसके लिए जिम्मेदार माना और वह जनता की नज़र में अलोकप्रिय बन गया। दूसरी ओर सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। कैसे? अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक देने के कारण देश में मजदूरों की कमी हो गई, क्योंकि जब युद्ध चल रहा होता है तो जो हिस्ट पुष्ट या अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति होते हैं उनको सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इससे जो उद्योगों में जो मजदूर काम कर रहे थे उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक देने के कारण देश में मजदूरों की कमी हो गई थी। मजदूर न मिलने के कारण जरूरी सामान बनाने वाले उद्योग ठप होने लगे। इसका ये नुकसान हुआ। ज़्यादातर अनाज युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के लिए भेजा जाने लगा। इससे देश में अनाज की कमी हो गई। शहर में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की कमी पैदा हुई। शहर गांव में तो चल रहा था, लेकिन जो लोग शहर में रहते थे और पूरी तरह से दुकानों पर निर्भर थे, उनके लिए रोटी और आटे की कमी पैदा हो गई, जिससे रोटी की दुकानों पर अक्सर झगड़े हुए। रूस के ये हालात पैदा हो गए। 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत काफ़ी खराब थी। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी। मजदूरों वाले इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो। 1917 की हम बात कर रहे हैं कि जब युद्ध चल रहा था और सारा का सारा जो अच्छे लोग जो है सेना में भर्ती हो रहे थे, उद्योग ठप हो गए, उद्योगों में उत्पादन होना बंद हो गया। तो इसका जो नुकसान था वो जरूरी सामान बनाने वाले जो उद्योग थे वो सामान नहीं बना पा रहे, जिससे देश में खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों का साथ देने के लिए और 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान किया। तो जब मजदूरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो 22 फरवरी 1917 को सबसे पहले एक फैक्ट्री में तालाबंदी का मतलब है काम करने से मजदूरों ने इनकार कर दिया। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों का साथ देने के लिए और 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। जब मजदूरों ने सरकारी इमारतों को घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि मजदूर बेबस हो गए थे, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सरकारी इमारतों को घेर दिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, तो शाम तक वो चले गए। 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार मतलब राजा ही सब कुछ कर रहा था, और राजा को सलाह देने के लिए जो संस्था बनाई गई थी जिसको हम ड्यूमा कहते हैं, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाए। इससे लोग सरकार से नाराज हो गए। 27 फरवरी को असंख्य लोग रोटी, वेतन, काम के घंटों में कमी तथा अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए सड़कों पर जमा हो गए। 27 फरवरी 1917 बहुत सारे लोग रोटी की मांग को लेकर, वेतन, काम के घंटों में कमी तथा अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए सड़कों पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उनको तहस नहस कर दिया। सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि जो सैनिक थे वो भी प्रदर्शनकारियों के साथ हो गए थे। उसी शाम सिपाही और मजदूर एक सोवियत, वहाँ पर सोवियत का मतलब जिसको हमारे यहाँ पर परिषद कहते हैं, वहाँ पर उसको सोवियत कहते हैं। तो उसी शाम, जिस शाम ये सारा का सारा काम हुआ, सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उस इमारत में इकट्ठा हुए जहाँ ड्यूमा की बैठक हुआ करती
थी, ड्यूमा एक संसद का नाम था, तो जहाँ पर वो सारे के सारे व्यक्ति बैठकर सलाह मशवरा किया करते थे, वहाँ पर ये सभी के सभी लोग जितने सिपाही थे, फिर चाहे वो मजदूर थे, वहाँ पर इकट्ठे हुए। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ, जिसको हम परिषद कहते हैं। तो वो जो सोवियत जिसको हम कहते हैं, पेट्रोग्राद राजधानी थी और सोवियत का मतलब है परिषद, का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। उन्होंने उसे राजगद्दी छोड़ देने की सलाह दी। जार ने सलाह को मान लिया और 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ दी। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जार के शासन का अंत हो गया। 2 मार्च 1917 को जार ने गद्दी को छोड़ दिया।